एवरीवन। आज के जिस समाज में हम रह रहे हैं इसमें बहुत से वर्ग ऐसे हैं जो अपनी परवरिश के लिए, जीवन यापन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, माइनर बच्चे हैं, जो एज्ड या इन्फॉर्म पेरेंट्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं। ये जो लोग हैं ज़्यादातर डिपेंड करते हैं, जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, एज पेरेंट अपने बच्चों पे डिपेंड करते हैं, हाउस वाइफ जो जिनकी इनकम नहीं है वो अपने हस्बैंड्स पे डिपेंड करती हैं। तो कई बार देखने में आता है कि जिनके ऊपर इन कमजोर वर्ग को भरण पोषण करने की जिम्मेवारी रहती है वो अपने फर्ज को अदा नहीं करते हैं, वो या तो रिफ्यूज कर देते हैं या निग्लेक्ट करते हैं मेंटेन करने में ऐसे वर्ग के लोगों को। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि वो ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिनके तहत इस वर्ग के लोग मेंटेनेंस जो है क्लेम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम दो भागों में डिस्कस करेंगे। एक भाग में हम वो प्रोविजंस डिस्कस करेंगे जो कोई रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है, जो किसी भी रिलीजन के लोग जिसमें क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस। तो दूसरे भाग में हम मेंटेनेंस लॉज को डिस्कस करेंगे अंडर हिंदू लॉ। तो स्टार्ट हम करते हैं सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से। तो जो सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ये कहती है कि इसमें कौन कौन क्लेम कर सकता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसमें वाइफ क्लेम कर सकती है, और वाइफ इंक्लूड करती है इवन डाइवोर्स्ड वाइफ इफ शी इज नॉट एबल टू मेंटेन हरसेल्फ और इफ शी हैज नॉट रीमैरिड। तो वाइफ क्लेम कर सकती है। इसके बाद माइनर लिजिटिमेट और इलिजिटिमेट चिल्ड्रन जो हैं वो क्लेम कर सकते हैं। मेजर चिल्ड्रन सेक्शन 125 सीआरपीसी में तभी क्लेम कर सकते हैं जब किसी मेंटल इंजरी या फिजिकल इंजरी की वजह से या एबनॉर्मलिटी की वजह से वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। उस कंडीशन में मेजर चिल्ड्रन भी जो अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। जो नेक्स्ट कैटेगरी सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी में मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है वो है पेरेंट्स। तो अगर पेरेंट्स जो है वो खुद अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं वो भी अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी में कौन कौन मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। तो मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए जो क्राइटेरिया हमको फुलफिल करना पड़ता है वो क्राइटेरिया है कि दे शुड नॉट बी एबल टू मेंटेन देमसेल्फ। अगर वो खुद ही सक्षम है अपने आप को मेंटेन करने के लिए तो वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते। अब मेंटेनेंस जिससे क्लेम की जाएगी तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया फिक्स्ड है कि उसको बाद ही कोर्ट उसको डायरेक्ट करेगी कि उसको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। जो क्राइटेरिया मेंटेनेंस देने वाले के लिए फिक्स्ड है वो है he should have sufficient means and he should either refuse or neglect to maintain the person claiming the maintenance from him। यानी कि अगर उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं और उसके बावजूद वो अपने बच्चों को या अपने पेरेंट्स को जिनकी परवरिश के लिए वो जिम्मेवार है उनको मेंटेन नहीं कर रहा है तो कोर्ट डायरेक्शन पास कर सकती है उस व्यक्ति के खिलाफ और उसको मेंटेनेंस लगा सकती है, यानी कि उसके खिलाफ ऑर्डर कर सकती है कि उसको जो क्लेम कर रहा है उसका बच्चा या उसके पेरेंट्स या उसकी वाइफ उसको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। तो जहां तक मेंटेनेंस में क्वांटम का सवाल है वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं क्वांटम डिसाइड करने के मेंटेनेंस के। तो ये थी सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसमें आपने देखा वाइफ, माइनर बच्चे, मेजर बच्चे विद सम एबनॉर्मलिटी या पेरेंट जो हैं अपने मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट प्रोविजन जो डील करता है मेंटेनेंस से उसको डिस्कस करने जिसको जा रहे हैं सेक्शन 36 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट की जो सेक्शन 36 है वो कहती है कि अगर कोई प्रोसीडिंग कोर्ट में पेंडिंग है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उस प्रोसीडिंग्स में जो वाइफ है एक एप्लीकेशन लगा सकती है कि वो जो है मेंटेन अपने आप को करने में सक्षम नहीं है। उस कंडीशन में सेक्शन जो 36 है उसमें केस के चलने के दौरान वो खर्चा क्लेम कर सकती है अपने हस्बैंड से। फिर जो नेक्स्ट सेक्शन है वो सेक्शन 37 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट। तो स्पेशल मैरिज एक्ट जो है उसकी सेक्शन 37 डील करती है परमानेंट एलिमनी से। परमानेंट एलिमनी तब मिलेगी जब कोई डिक्री स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत पास होगी या डिक्री पास होने के टाइम पे या एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट देयर टू वाइफ अगर अप्रोच करती है कोर्ट को और वो बताती है कि शी इज नॉट एबल टू मेंटेन हरसेल्फ, उस कंडीशन में हस्बैंड को डायरेक्शन कोर्ट दे सकती है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन करेगा। मेंटेनेंस वाइफ को सेक्शन 37 में
कोर्ट ग्रांट कर सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो प्रोविजन मेंटेनेंस का है, वो है अंडर प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ये एक्ट में बहुत सी रिलीफ क्लेम किए जा सकते हैं, जिसमें से एक रिलीफ मेंटेनेंस भी है। तो मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए इसमें जो है इंटाइटल्ड जो पर्सन है वो फीमेल होनी चाहिए, क्योंकि ग्रीव्ड पर्सन ही इसमें मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है और ग्रीव्ड पर्सन फीमेल ही हो सकती है। और किस किस से मेंटेनेंस क्लेम की जा सकती है? जो भी व्यक्ति रेस्पोंडेंट की डेफिनेशन में फॉल करता है उससे मेंटेनेंस क्लेम की जा सकती है। इसमें रेस्पोंडेंट की डेफिनेशन में कौन फॉल करेगा? जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में होगा इस एग्रीव्ड पर्सन के साथ जो क्लेम कर रही है। अब डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या है कि जो एक ही शेयर हाउस होल्ड में जो व्यक्ति रह रहे हो और रिलेटेड हो बाय मैरिज, बाय अडॉप्शन और रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, तो इससे जो रिलेटेड हो और एक ही शेयर हाउस होल्ड में रह रहे हो, एक ही हाउस शेयर किया हो जिन्होंने, तो उनसे मेंटेनेंस क्लेम की जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे भाई बहन दो एक साथ रह रहे हैं तो बहन अपने भाई से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, जो डॉटर है अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, जो बहू है वो अपने इवन ब्रदर इन लॉ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, प्रोवाइडेड कि वो ब्रदर इन लॉ रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन में फॉल करता हो। तो ये जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इसमें बड़ी वाइड जो रेंज है उन लोगों की जिनसे मेंटेनेंस क्लेम की जा सकती है। जो भी रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन को फुलफिल कर देगा उससे एक फीमेल मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। लेकिन मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए इस एक्ट के तहत ये मैंडेटरी है कि वो वुमेन जो है शी शुड हैव बीन सब्जेक्टेड टू वायलेंस। अगर उसके साथ कोई वायलेंस नहीं हुई है तो इन दैट केस वो जो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत एप्लीकेशन नहीं कर सकती, या उसने एप्लीकेशन की है लेकिन बाद में वो जो वायलेंस प्रूव करने में फेल हो जाती है, तो इन दैट केस उसको प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत किसी भी रिस्पोंडेंट से किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। इसलिए प्रेफरेबल ये है जहां वायलेंस हुई है वहां जो है एप्लीकेशन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत हो सकती है, की जानी चाहिए। और अगर वायलेंस आप प्रूव नहीं कर सकते हैं और वायलेंस आपके साथ नहीं हुई है, इन दैट केस सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मेंटेनेंस क्लेम की जा सकती है। तो ये जो तीन प्रोविजंस हमने डिस्कस किए ये थे रिगार्डिंग उन लोगों के जिसमें रिलीजन स्पेसिफिक नहीं था। इसमें किसी भी रिलीजन के लोग इन एक्ट के तहत मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। अब जो इस वीडियो के अगले पार्ट में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू हिंदू लॉ। तो हम हिंदू लॉ में ये देखेंगे कि क्या कौन कौन मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। क्या एक हस्बैंड अपनी वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है? क्या डॉटर इन लॉ अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? और कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिनके तहत मेंटेनेंस क्लेम की जा सकती है। तो सेक्शन 24 जो है हिंदू मैरिज एक्ट की, वो सबसे पहले डील करती है मेंटेनेंस के साथ। सेक्शन 24 में जो मेंटेनेंस कब क्लेम की जा सकती है और कौन क्लेम कर सकता है। सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में वाइफ एज वेल एज हस्बैंड दोनों ही मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं एक दूसरे से। जिसको मेंटेनेंस क्लेम करनी है वो अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ होना चाहिए, अनेबल टू बियर द एक्सपेंडिचर ऑफ दैट प्रोसीडिंग होना चाहिए। जैसे कि एक डाइवोर्स पिटीशन वाइफ हस्बैंड के खिलाफ करती है, वाइफ अगर इनकम है वाइफ की और हस्बैंड की इनकम नहीं है तो हस्बैंड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 24 करके वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है मंथली भी, और एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोसीडिंग जो प्रोसीडिंग्स कोर्ट में चल रही है उस लीगल प्रोसीडिंग का एक्सपेंडिचर भी क्लेम कर सकता है। सिमिलरली अगर वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ है तो इन दैट केस वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस और लीगल प्रोसीडिंग्स का एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकती है। तो इसी तरीके से सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट है। सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट डील करती है परमानेंट एलिमोनी से। परमानेंट एलिमोनी कब मिलेगी? जब कोई डिक्री पास होगी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर कोई डिक्री पास होती है, उस डिक्री के पास होने के टाइम पे या उसके बाद भी कोई वाइफ या हस्बैंड महसूस करता है कि दैट शी इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और वो प्रूव करता है कि वो हस्बैंड या वो वाइफ अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम नहीं है। इन दैट केस जो दूसरा काउंटर पार्ट है यानी कि हस्बैंड अगर क्लेम करता है तो वाइफ को ऑर्डर किया जा सकता है
कि वो अपने हस्बैंड को मेंटेन करे, परमानेंट एलिमनी दे इन लम सम, और पीरियडिकल जो सम भी दिया जा सकता है। तो इस तरीके से सेक्शन 25 और 24 जो हिंदू मैरिज एक्ट की हैं, इन दोनों में हस्बैंड भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है और वाइफ भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। इसके बाद जो एक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में जो सेक्शन 18 है उसमें वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने हस्बैंड से। ग्राउंड यही है कि शी शुड नॉट बी एबल टू मेंटेन हरसेल्फ, और इसके साथ साथ अगर वो सब सेक्शन 2 की क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तो वो सेपरेटली रह के भी मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से क्लेम कर सकती है। जो सबसेक्शन 2 में कंडीशंस दी गई हैं, अगर वो उसको अप्लाई करती हैं, उस कंडीशन में उसको हस्बैंड के साथ रहना जरूरी नहीं है मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए। तो नेक्स्ट प्रोविजन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज सेक्शन 19 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। सेक्शन 19 डील करता है एक विडोड डॉटर इन लॉ के लिए। विडोड डॉटर इन लॉ, अगर किसी के बेटे की जो डेथ होती है और उसकी बीवी जो है अपने ससुर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 19। लेकिन सेक्शन 19 जो है कंडीशनल है, इसकी कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करने के बाद ही जो बहू अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। इसमें जो कंडीशंस हैं, सबसे पहली कि वो अपनी प्रॉपर्टी से और अपनी इनकम से खुद को मेंटेन करने में असफल होनी चाहिए। सेकेंडली, वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से अपने आप को मेंटेन करने में असफल होनी चाहिए। और थर्डली, अगर उसके बच्चे हैं और बच्चों की प्रॉपर्टी से या बच्चों से भी वो अपनी मेंटेनेंस क्लेम ना कर पा रही हो, उनकी इनकम से या उनकी प्रॉपर्टी से वो अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ हो। ये 3 चीजें फुलफिल करने के बाद जब तीनों जगह से वो मेंटेनेंस लेने नहीं ले पाती, तब वो अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। और फादर इन लॉ भी किस हद तक बाउंड है कि अगर उसके पास कोपार्सनरी प्रॉपर्टी है, जैसे कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हिंदू कोपार्सनरी प्रॉपर्टी जिसमें शेयर होता है सारे कोपार्सनर्स का, वैसी कोपार्सनरी प्रॉपर्टी जो है अगर फादर इन लॉ के पास है और फिर उस कोपार्सनरी प्रॉपर्टी से उस बहू ने हिस्सा नहीं लिया है, तो ही जो फादर इन लॉ बाउंड होगा अपनी विडोड डॉटर इन लॉ को मेंटेन करने के लिए। तो इसके नेक्स्ट प्रोविजन जो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में है दैट इज सेक्शन 20। सेक्शन 20 में पेरेंट्स और जो है चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स जो है अपने बच्चों से और चिल्ड्रन जो है अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। पेरेंट्स जो है जो अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स होने चाहिए, एज और इन्फॉर्म पेरेंट्स होने चाहिए। और इसमें पेरेंट की डेफिनेशन में चाइल्डलेस स्टेप मदर को भी इंक्लूड किया गया है। अगर किसी की कोई स्टेप मदर है और वो स्टेप मदर का कोई अपना बच्चा नहीं है, इन दैट केस जो स्टेप सन है या स्टेप डॉटर है वो भी बाउंड होगी अपनी चाइल्डलेस स्टेप मदर को मेंटेन करने के लिए। तो जो सेक्शन 20 की सबसेक्शन 3 है वो कहती है कि अगर बेटी मेजर भी हो जाती है सो लॉन्ग एज शी इज अनमैरिड और सो लॉन्ग एज शी इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, यानी कि अनमैरिड डॉटर जो है अगर अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती अपनी इनकम से, अगर वो मेजर भी हो जाती है, फादर इज बाउंड टू मेंटेन हर। जो हमने सेक्शन 125 सीआरपीसी में देखा था कि मेजर को तभी मेंटेन किया जाएगा अगर किसी फिजिकल इनएबिलिटी या किसी मेंटल इनएबिलिटी की वजह से वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता। लेकिन हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत अगर डॉटर अनमैरिड है, वो फिजिकली फिट भी है, तो भी सो लॉन्ग एज शी डज नॉट जनरेट सच इनकम एज टू बी एबल टू मेंटेन हरसेल्फ, तब तक यानी कि जब तक कि वो इतनी इनकम जनरेट नहीं कर लेती कि वो खुद को मेंटेन कर सके, या जब तक उसकी मैरिज नहीं हो जाती, फादर जो है बाउंड है अपनी अनमैरिड मेजर डॉटर को भी मेंटेन करने के लिए। और जो नेक्स्ट प्रोविजन मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज सेक्शन 21 एंड सेक्शन 22 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। सेक्शन 21 डिफाइन करती है डिपेंडेंट्स को कि एक हिंदू के कौन कौन से डिपेंडेंट्स होंगे। उस डिपेंडेंट्स में फादर, मदर, विडो, सन, माइनर सन ऑफ ए प्री डिजीज सन, अनमैरिड डॉटर ऑफ ए प्री डिजीज सन, विडो डॉटर, एनी विडो ऑफ सन, ये सारे इंक्लूडेड हैं। ये डिपेंडेंट की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। इसमें माइनर इलिजिटिमेट सन इंक्लूडेड है, इसमें इलिजिटिमेट डॉटर इंक्लूडेड है सो लॉन्ग एज शी इज अनमैरिड,
तो ये जो लोग हैं ये डिपेंडेंट की डेफिनेशन में आते हैं। तो अब इन डिपेंडेंट्स को मेंटेन करने के लिए कौन जिम्मेवार है? तो सेक्शन 22 कहती है कि अगर किसी हिंदू का कोई लीगल हेयर है जो उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, वो बाउंड होगा उस हिंदू के डिपेंडेंट्स को मेंटेन करने के लिए। सपोज किया जाए कि अगर एक बच्चे के हाथ में सारी प्रॉपर्टी आती है किसी एक हिंदू की, तो वो बाउंड होगा उसके डिपेंडेंट्स को मेंटेन करने के लिए। लेकिन वही डिपेंडेंट मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है जिसने उस हिंदू की प्रॉपर्टी से कोई हिस्सा ना लिया हो। अगर डिपेंडेंट ने अपना शेयर ले लिया है प्रॉपर्टी से, तो जो बाकी वाले लीगल हेयर्स हैं उस डिपेंडेंट को मेंटेन करने के लिए जिम्मेवार नहीं होंगे। अगर किसी डिपेंडेंट को किसी हिंदू की प्रॉपर्टी से शेयर नहीं मिला है फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, वो डिपेंडेंट जिसके पास भी उस हिंदू की प्रॉपर्टी गई है उस प्रॉपर्टी में से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। तो ये हमने प्रोविजंस देखे जिसके तहत मेंटेनेंस क्लेम की जा सकती है। प्रोविजंस हमने जनरल प्रोविजंस भी देखे जिसको हम सेकुलर प्रोविजंस भी कह सकते हैं, जो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, और हमने हिंदू लॉ के तहत भी प्रोविजन देखे जिसमें मेंटेनेंस क्लेम की जा सकती है। तो ये थे प्रोविजन जो हमने डिस्कस किए मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए। इसमें हमने ये भी डिस्कस किया कि मेंटेनेंस कौन क्लेम कर सकता है, किससे मेंटेनेंस क्लेम की जा सकती है। तो इसके बाद जो है क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस कैसे डिसाइड होता है, उसमें क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस जब डिसाइड किया जाता है उसमें इनकम देखी जाती है जो मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है उसकी भी, जो मेंटेनेंस जिसने देनी है उसकी भी, उसके रिसोर्सेज, असेट्स एंड लाइबिलिटीज सारी देख के एक रीजनेबल मेंटेनेंस ग्रांट की जाती है। तो मेंटेनेंस का जो बेसिक कंसेप्ट है वो है दैट शुड नॉट बी बाउंटी टू द क्लेमेंट एंड दैट शुड नॉट बी अनरीजनेबल आल्सो, और दैट शुड नॉट बी पनिशमेंट टू द अदर साइड आल्सो। कहने का अभिप्राय ये है कि जब मेंटेनेंस दी जाती है वो रीजनेबल होनी चाहिए, ना ही वो इतनी कम होनी चाहिए कि जिसको वो दी जा रही है वो मेंटेन ना कर पाए, ना ही वो इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि जिसके खिलाफ मेंटेनेंस का ऑर्डर हो रहा है वो उसके लिए सजा बन जाए। तो एक रीजनेबल अप्रोच कोर्ट को अडॉप्ट करनी पड़ती है ये डिसाइड करने के लिए कि कितनी मेंटेनेंस ग्रांट की जाएगी। ये केस टू केस, हर केस में अलग अलग क्वांटम होता है मेंटेनेंस का, इसका कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया, स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नहीं है। इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा मेंटेनेंस के रिगार्डिंग एक लैंडमार्क जजमेंट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने दी है, रजनीश वर्सेस नेहा। साइटेशन है 2021 टू SCC 324। तो इस जजमेंट में 2-3 चीजें सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस की हैं, 2-3 इश्यूज सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किए हैं। फर्स्ट जो इश्यूज एड्रेस किया है सुप्रीम कोर्ट में उसमें ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शंस का, कि जैसे हमने देखा कि कितने प्रोविजंस हमने देखे जिनके तहत मेंटेनेंस क्लेम की जा सकती है। तो एक इश्यू सुप्रीम कोर्ट के सामने था कि क्या एक ही प्रोविजन के तहत मेंटेनेंस क्लेम की जा सकती है या इन सभी के तहत मेंटेनेंस क्लेम की जा सकती है। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि मेंटेनेंस हर एक प्रोविजन के तहत क्लेम की जा सकती है, क्योंकि सबका अपना अलग अलग क्राइटेरिया है, सबका अलग अलग दायरा है, इसलिए मेंटेनेंस हर प्रोविजन के तहत क्लेम की जा सकती है, साइमल्टेनियसली सभी के तहत क्लेम की जा सकती है। और जो नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने लेट ऑन किया कि अगर एक एप्लीकेंट को जो क्लेम कर रहा है मेंटेनेंस, उसको एक प्रोसीडिंग में कुछ मेंटेनेंस ग्रांट हुई है, तो वो बाउंड होगा ये डिस्क्लोज करने के लिए नेक्स्ट कोर्ट में कि उसको पिछली कोर्ट से कितनी मेंटेनेंस मिली है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा जो नेक्स्ट कोर्ट होगी जिसमें सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग चलेंगी, सब्सिक्वेंट मेंटेनेंस प्रोसीडिंग चलेंगी, वो उस जो पहले लगी हुई मेंटेनेंस है, जो क्वांटम पहले फिक्स हुआ है मेंटेनेंस का, वो मद्देनजर रखते हुए ही उसको कंसिडरेशन में लाके ही नेक्स्ट जो है अपने जो प्रोसीडिंग्स उस कोर्ट में चल रही है उसमें मेंटेनेंस ग्रांट करेगी। तो इसके साथ साथ एक और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इनकम्स को छुपाने की या एक्सैजरेट करने की टेंडेंसी पार्टीज में रहती है। इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बाइंडिंग डायरेक्शन दी है कि मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स में जो पार्टीज टू द मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स हैं, चाहे वो हस्बैंड है, वाइफ है, डॉक्टर है, जो मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है या जिसके खिलाफ मेंटेनेंस क्लेम की जा रही है, वो सब अपनी असेट्स एंड लाइबिलिटीज के एफिडेविट फाइल करने के लिए बाध्य होंगे। तो असेट्स एंड लाइबिलिटीज के फॉर्मेट जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और साथ साथ एक जो ट्रायल कोर्ट है जिस कोर्ट में वो केस चल रहा है उसको भी एक फ्री हैंड दिया है। इन एडिशन टू वो जो फॉर्मेट है, अगर किसी कोर्ट को डिजायर होती है, नीड महसूस होती है कि नहीं इस फॉर्मेट से आगे भी कुछ हमें जानकारी प्राप्त करनी है पार्टी से, तो कोर्ट्स आर फ्री टू डू दैट। बियॉन्ड
एफिडेविट्स भी कोर्ट उनसे इंफॉर्मेशन ले सकती है, लेकिन पार्टीज को ये एफिडेविट्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो फाइल करना जरूरी है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कोई पार्टी 2 से ज्यादा एडजमेंट्स लेती है तो जो कोर्ट है जिसमें मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो कोर्ट डिफेंस भी स्ट्राइक ऑफ कर सकती है ऐसी पार्टी का जो डिले करने की कोशिश कर रही है, मेंटेनेंस को अवॉइड करने की कोशिश कर रही है और असेट्स एंड लायबिलिटीज को फाइल नहीं कर रही है असेट्स एंड लायबिलिटीज के एफिडेविट को, तो उसका डिफेंस भी स्ट्राइक ऑफ किया जा सकता है। एक और इश्यू सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये इश्यू था कि जो मेंटेनेंस है वो ग्रांट किस डेट से की जानी चाहिए, जिस डेट पे एक एप्लीकेंट एप्लीकेशन फाइल करता है उस डेट से, या उस डेट से जिस डेट पे एक मजिस्ट्रेट या एक जज साइन करता है मेंटेनेंस ऑर्डर को, पास करता है मेंटेनेंस ऑर्डर को। तो इस इश्यू को एड्रेस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां तक मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स में डिले का सवाल है उसमें के लिए एप्लीकेंट जिम्मेवार नहीं है, वो उसके कंट्रोल में प्रोसीडिंग्स नहीं है। इसीलिए जो मेंटेनेंस ग्रांट की जाएगी वो होगी फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जिस भी प्रोसीडिंग में मेंटेनेंस ग्रांट की जानी है सब डेट ऑफ एप्लीकेशन से ग्रांट की जाएगी, ताकि जो एप्लीकेंट है डिले की वजह से सफर ना करे और डिले का फायदा जो है नॉन एप्लीकेंट है जिससे मेंटेनेंस क्लेम की जा रही है वो डिले करके उसका कोई बेनिफिट ना उठा सके कि कल को डेट ऑफ ऑर्डर से जजमेंट जो पास हो एप्लीकेबल हो मेंटेनेंस डेट ऑफ ऑर्डर से हो तो डिले का बेनिफिट जो है उस पार्टी को मिलेगा जिसके खिलाफ मेंटेनेंस क्लेम की जा रही है। इस इश्यू को एड्रेस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बाइंडिंग डायरेक्शन दी है कि जो मेंटेनेंस होगी दैट विल बी अवॉर्डेड फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। तो ये थे आज के वीडियो में प्रोविजंस रिलेटेड टू मेंटेनेंस। तो इसमें हम ये जाना कि कौन कौन मेंटेनेंस ले सकता है। तो आशा करता हूं कि ये प्रोविजंस आपके काम आएंगे, आप इन प्रोविजन से इस इंफॉर्मेशन से अपनी नॉलेज बढ़ा पाएंगे और अपना जो लीगल राइट्स है उसको एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लीगल इश्यू के साथ। थैंक यू।